वोलेटाइल था, सॉल्वेंट तो ये वाला है कि जैसे जैसे सॉल्वेंट का है यहाँ नहीं का मतलब लोअर कंसंट्रेशन और इधर सोल्यूट जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। इससे पहले हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। पहली कौन सी पढ़ी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अब हम लोगों ने सेकंड पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड फेज, यानी कि सॉलिड फेज और जो आपका लिक्विड फेज है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोले थे। जैसा सेम हमने देखा था इन केस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना आ जाए, 1 atm आ जाए। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज बिकम सेम एज दैट ऑफ द सॉलिड फेज। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे लिखा हुआ है द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि सेम वही बात कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाओगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जांपल वही है, ट्रे में तुम्हारे पास पानी है, तुम उसे फ्रीजर में रख दो तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीज हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। अब ट्रे को बाहर निकालो, तुमने क्या करा? उसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, मिट्टी डाल दी, कुछ भी डाल दिया। फिर अब तुम उसे फ्रीज करो। अब अगेन वही वाली बात है, फ्रीज होने में होता क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल हैं 4 डिग्री के नीचे जैसे तुम टेम्परेचर लेके आते हो तो वाटर के पार्टिकल आपस में बॉन्डिंग चालू कर देते हैं और 0 डिग्री पे जाके वो सॉलिड बन जाते हैं, है ना। वाटर के मॉलिक्यूल आपस में आके कंडेंस हो जाते हैं, ये तो होता है। लेकिन अगर अब एक ट्रे के खांचे को एज्यूम करो, कितना बड़ा ये खांचा है, इसमें क्या भरा था? पानी भरा था। अब तुमने क्या करा? उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी बीच बीच में भर दिए। अलग कलर से दिखाता हूं, देखो इसमें तुमने बीच बीच में क्या करा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी मिला दिया। अब यार वाटर का ये वाला पार्टिकल, वाटर का ये वाला पार्टिकल एक टेम्परेचर पे कंडेंस होने, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बना के सॉलिड होने वाला था, जुड़ने वाला था। लेकिन उनके बीच में कौन बैठा हुआ है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो क्या 0 डिग्री पे वो उसे जुड़ने देगा? आंसर इज नहीं जुड़ने देगा। कैसे जुड़ने देगा यार? बीच में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बैठा रखा है। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर को और कम कर दो और नीचे ले जाओ, माइनस में ले जाओ, तो क्या होगा? फिर वो भैया सॉलिड हो ही जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि भैया जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं, ग्राफ के अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट समझाऊं, तो देखो कि ये अगेन वैसे ही बिल्कुल ये वेपर प्रेशर हो गया और ये हमारा हो गया टेम्परेचर का ग्राफ। अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है तो आप कहोगे सर ये तो मुझे लग रहा है प्योर सॉल्वेंट। कैसे यार? देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये नेचर कौन शो कर सकता है? तो आंसर इज ये तो हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही कर सकता है। कौन कर सकता है? प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट बोल दो, चाहे इसी को आप क्या कह दो कि लिक्विड कर सकता है ना, बोलो यार, है ना। लिक्विड कैसे हमारा प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन अब अगर हम लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि अभी वो प्योर सॉल्वेंट है, तो ये टेम्परेचर आया, ठीक है ना। और इस टेम्परेचर पे मैंने देखा कि ये यहाँ पे TF नॉट लिख दिया मैंने। क्या है ये? TF नॉट। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया कि एक ऐसा टेम्परेचर है ना जहां पे वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होने लग गया किसमें? सॉलिड में। तो देखो यहां तक तो ये लिक्विड था, इसके बाद अब ये जो प्रेशर है नीचे गिर गया। अब देखो क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम करने पे प्रेशर कम हो रहा है, ये नीचे आ गया कर्व। अगर नीचे आ रहा है इसका क्या मतलब है कि ये काम किसके साथ होगा? ये सॉल्यूट के साथ, सॉरी प्योर सॉल्वेंट के साथ तो ऐसा काम होगा नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट तो तुम्हारा वोलेटाइल था। सॉल्वेंट तो ये वाला है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और ग्राफ भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहां तक लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अब ये लिक्विड क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, है ना, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा किसका? इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या प्योर लिक्विड से ज्यादा हो सकता है? तो आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कौन बैठा हुआ है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैंने ऐसा बना दिया कि देखो ये ऐसा ऐसा, ठीक है ना। अब ये जो बनाया ये क्या है? ये आपका सॉल्यूशन है। और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो, ये वाला टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हमें क्या बता रहा है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है, पहली बात तो आप इसे TF मान लो, मैंने TF मान लिया। और ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि जब सॉलिड और लिक्विड इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? बराबर हो गया। जो भी यहां पे वेपर प्रेशर होगा, देखो इस वाले पॉइंट पे दोनों का बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो वही लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, ये वाली लाइन देखो जरा, वेपर प्रेशर ऑफ किसका? लिक्विड फेज बिकम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड फेज। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का। जबकि TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ही है, लेकिन किसका? प्योर सॉल्वेंट का, यानी कि वोलेटाइल सॉल्वेंट जो यूज कर रहा था उसका। एंड आई होप तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो
अगेन जो तुम्हारा डेल्टा टीएफ है, पहले तो एक बार बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो तुम कहोगे सर टीएफ नॉट जो है, टीएफ नॉट जो है वो हमें बड़ा लग रहा है किससे, टीएफ से। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टीएफ निकालना चाहूँ, निकलवा दोगे, बताओ कैसे करेंगे। तो आप कहोगे सर एक काम करो, ज्यादा में से कम माइनस कर दो, यानी कि टीएफ नॉट माइनस क्या लिख दोगे आप यहाँ पे टीएफ। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगेन मैंने आपको बोला बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी डिपेंड करेगी किस पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा के, और क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो के एफ लिख ले रहा हूं, इनटू में मैंने लिख दिया एम। सुनते रहना बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे जो m है तुम्हारा वो क्या है, मोलैलिटी, और जो kf है वो क्या है, इसे बोलते हैं, उसे क्या बोल लेते हैं, kb को हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, kf को क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। kf को क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, kf हमारा क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और उसे हम लोग बोल लेते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, प्यार से निकनेम उसका था। इसका निकनेम क्या है, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग CRYA, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एक बात और सुनो, अब आपको याद होगा जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने क्या करा था, एक तो ये वाला फॉर्मूला लिखा था, एक हमने कहा था कि अगर आपको बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है तब भी तो आप कर सकते हो। तो देखो, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था अपने पास, केएफ इनटू में एम, है ना। अब एम की जगह मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, ये रहा मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बस वही करते हैं कि मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मुझे बता दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, बताओ, गिवन मास बाय मोलर मास, किसका, सोल्यूट का। तो इसे लिखेंगे केएफ इनटू में गिवन मास यानी कि W2 अपॉन में मोलर मास यानी कि M2, और सॉल्वेंट के मास को मान ले रहे हैं W1, क्योंकि आपको याद था मैंने बोला था कि पहले 1 को मारना है सोल्यूट, सेकंड को मारना है सोल्यूट, फर्स्ट को सॉल्वेंट सेकंड को सोल्यूट, है ना, माय बैड। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट को W2 अपॉन में M2, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नीचे W को W1 कर दिया क्योंकि सॉल्वेंट का मास था, ठीक है ना। लेकिन यार ये केजी में है, और अगर आपको केजी को ग्राम में डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, फॉर्मूला बनेगा केएफ इनटू में W2, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास 1000 डिवाइडेड बाय M2 आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास W1। तो ध्यान रखना जैसे आपने ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा था सेम ऐसे ही आप एक फॉर्मूला TF का ये भी याद रखोगे, जैसे डेल्टा TB के लिए रखा था वैसे एक आप डेल्टा TF के लिए। और एक और बात ध्यान रखना, हमें यही दो फॉर्मूले स्पेशली याद करने, एक तो ये वाला हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, और एक हमें पता होना चाहिए ये वाला। वैसे पता तो सारे ही होने चाहिए बट हाँ ये हमारे इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं थर्ड हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर इतना क्लियर हो रहा है तो हम लोग अपनी लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो भैया जल्दी नोट करो इसे। देखो यार, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो मैं अगली हेडिंग डालता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी फोर्थ एंड लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले एक बार आप पता करते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उन्हें तो जल्दी से बता देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस सॉरी क्या होता है। देखो ये मान लो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना, और इस बीकर में मैंने यहाँ पे लगा दिया एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने इधर तो भर दिया प्योर सॉल्वेंट, बहुत ध्यान देखना, ठीक है ना। इधर मैंने क्या भर दिया बेटा? इधर मैंने भर दिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? वोलेटाइल। तो फिलहाल इधर मैंने क्या भरा है? इधर मैंने भरा है प्योर सॉल्वेंट, और यहां पे मैं भर रहा हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे ऐसे जरा देखो, हाँ ये इधर, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को पता है ऑस्मोसिस क्या होता है बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता वो देखो। तो यार ऑस्मोसिस का मतलब है, पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखना ये क्या है, तो दिस इज एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बात ऐसी है कि जब आप ऐसा करके रखोगे कि बीच में आपने क्या करा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया, और इधर आपने भर दिया प्योर सॉल्वेंट, और इधर आपने क्या भर दिया? इधर भर दिया आपने सॉल्यूशन। तो होगा क्या कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से, मतलब इधर से इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट
फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये बेसिकली करेगा क्या, ये कुछ ऐसा करेगा, कैसा करेगा, देखो एक सेकंड दो बस यार, एक सेकंड दो, ठीक है। ये कुछ ऐसा करेगा कि कैसा करेगा, देखो ऐसा कि ये इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है ना, इधर से इधर, ऐसा एक फ्लो करना चालू कर देगा। किधर से किधर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन इधर है क्योंकि इधर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, तो सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन इधर है, इधर से इधर एक फ्लो होगा। किधर से किधर, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इसी फिनोमिना को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को आप क्या लिखोगे कि मैं लिख ही देता हूं, चलो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस। देखो सॉल्यूशन के टर्म्स में अलग कहानी है, मैं आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस में लिखेंगे हम लोग द फ्लो ऑफ, क्या लिख रहा है मैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जो सॉल्वेंट है अगर वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा तो उसी फिनोमिना को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अच्छा एक और बात भी है, इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट आप क्या लिखोगे, अच्छा एक बात बताओ, सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन किधर है, फ्लो इधर से इधर हो रहा है ना, तो यहाँ पे सोल्यूट नहीं है, नहीं का मतलब लोअर कंसंट्रेशन, और इधर सोल्यूट जाता है मतलब हायर कंसंट्रेशन। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि द फ्लो ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन, ये भी बात सही है। तो हम और करके ये भी लिख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ सोल्यूट, बहुत ध्यान से देखना, सोल्यूट फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन, है ना, टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप ये भी बोल सकते हो कि सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर है, सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन सॉल्यूट का फ्लो किधर से किधर है, सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। दोनों ही डेफिनेशन सही है, ध्यान रखना, बट खेल जो है वो सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। यहां पे आप बात कर रहे हो सॉल्वेंट की, यहां पे आप बात कर रहे हो सॉल्यूट की, दैट्स इट। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें ऑस्मोसिस नहीं पढ़ना था। देखो यार, अब अगर आपको ये जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को अगर आप रोकना चाहो तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे ये कि आप यहां पे एक पिस्टन लगाओगे और पिस्टन लगा के आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे पाई, मान लो पाई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्या करा, सॉल्यूशन की साइड में एक पिस्टन लगा के प्रेशर एक्सर्ट करा, और कितना प्रेशर एक्सर्ट करा, पाई। अगर हम इधर से प्रेशर लगाएं तभी तो ये फ्लो रुकेगा। तो द प्रेशर एक्सर्टेड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि द प्रेशर एक्सर्टेड to the solution side to stop the phenomena of osmosis, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आगे लिख लेना यहां पे, इज called as osmotic प्रेशर। और डिनोट किससे करते हैं बेटा, तो इसे डिनोट करते हैं पाई से। आई मेरी बात समझ में? तो देखो, अगर आपने सॉल्यूशन के साइड प्रेशर एक्सर्ट करके ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोक दिया तो वो जितना प्रेशर आप सॉल्यूशन के साइड में एक्सर्ट करोगे उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर तुम सॉल्वेंट के साइड करोगे तो फ्लो इधर से इधर और तेजी से होने लग जाएगा, है ना। तो द प्रेशर एक्सर्टेड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और बात, अब मान लो तुम इधर से प्रेशर लगा रहे थे और एक टाइम पे आके ये फ्लो रुक गया, बट फिर भी तुम प्रेशर लगाते रहे तो क्या होगा, तो फ्लो इधर से इधर चालू हो जाएगा। उसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं, RO, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसे मानो इक्वेशन नंबर ए, इसे मानो इक्वेशन नंबर बी। अगर हम फ्रॉम ए और बी देखें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CT, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा अपने पास CRT। C इज द कंसंट्रेशन, T इज द टेम्परेचर, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। C क्या है, कंसंट्रेशन, यहां पे लिख देता हूं मैं, C हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन, T क्या हो गया, टेम्परेचर। और मुझे नहीं लगता आपको R के बारे में बताने की जरूरत है। R क्या है, गैस कांस्टेंट। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये हमारी थी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आप कहोगे सर क्या कह रहे हो। देखो, जो तुमने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत है, ठीक है।
तो देखो मैंने गलत नहीं पढ़ाई, एक्चुअल में गलत है, पर तुम्हें पढ़नी यही है। तो इस बात को सही करने के लिए तुम सोच के देखो, जब तुम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे थे तो पॉजिटिव में तो सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या दिक्कत आ रही थी कि आप प्रेशर कैलकुलेट कुछ और कर रहे हो, आ कुछ और रहा था। आपने बताया ज्यादा आ रहा था कम, कभी कह रहे हो कम आ रहा था ज्यादा, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ एरर हो रही है। उसी एरर को बताया किसने, वॉन हॉफ ने, और उन्होंने अपना दिया वॉन हॉफ फैक्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वॉन हॉफ फैक्टर, और फिर वॉन हॉफ फैक्टर यानी आई की हेल्प से हम इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले उन्हें करेक्ट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो यहां तक इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।